हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 11th क्लास की आर्ट एंड कल्चर रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स हैं, उसके थ्रू हम ये रीड कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर। तो यहाँ पे मौर्यकालीन सिंह शीर्ष की विशेषताएं, जो कि चैप्टर नंबर 3 से है, ये हम पढ़ रहे हैं। यह भगवान बुद्ध द्वारा धर्म चक्र प्रवर्तन यानी प्रथम उपदेश देने की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। मौर्यकालीन शीर्ष स्तंभ। इस सिंह शीर्ष के मूलतः 5 अवयव यानी कि भाग थे। इस सिंह शीर्ष के 5 अवयव यानी कि भाग थे। तो पहला तो इसमें स्तंभ, जो कि जो अब कई भागों में टूट चुका है, स्तंभ जो है। दूसरा है एक कमल घंटिका आधार। दूसरा है इसमें एक कमल घंटिका आधार है। तीसरा इसका भाग है उस पर बना हुआ एक होल, जिसमें 4 पशु दक्षिणावर्ती गति के साथ दिखाए गए हैं। जिसमें उस होल में 4 पशु दक्षिणावर्ती गति के साथ दिखाए गए हैं। चौथा है 4 तेजस्वी सिंहों के आगे पीछे जुड़ी हुई आकृतियाँ। 4 तेजस्वी सिंह हैं, वो आगे पीछे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक सर्वोपरि तल धर्म चक्र। एक सर्वोपरि तल धर्म चक्र, जो कि एक बड़ा पहिया है। इस सिंह शीर्ष को अब अपरिचक्र और कमलाधार के बिना स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। इस सिंह शीर्ष को अब ऊपरी चक्र और कमलाधार के बिना स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। अब सारनाथ के पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए इस सिंह शीर्ष पर बनी एक वेदी पर 4 सिंह एक दूसरे से पीठ जोड़ के बैठे हैं। विस्तृत पेशीय विन्यास मौर्यकालीन मूर्तिकला का सर्वोत्तम उदाहरण है। मौर्यकालीन दक्षिणी मूर्तियों की विशेषता। इसमें लंबी मूर्ति बलुआ पत्थर की बनी है। लंबी मूर्ति इसमें बलुआ पत्थर की बनी है, ये विशेषता है। और यक्षिणी के हाथ में गैरी पकड़े हुए दिखाया गया है। यक्षिणी के हाथ में गैरी पकड़े हुए दिखाया गया है। चेहरा एवं कपोल। लंबी मूर्ति बलुआ पत्थर की बनी है। यक्षिणी के हाथ में गैरी पकड़े हुए दिखाया गया है। तीसरा, चेहरा एवं कपोल गोल गोल और मासव दिखाए गए हैं। चेहरा एवं कपोल गोल गोल और मासव दिखाए गए हैं। गर्दन छोटी, पेट आगे निकला हुआ। पैरों में मोटे वजन वाले आभूषण पहने हुए हैं। अपनी टांगों पर ये मूर्तियाँ मजबूती से खड़ी हुई हैं। ये इनकी विशेषताएं हैं। केश राशि बंधी हुई है। 5वां पॉइंट है, केश राशि बंधी हुई है। पट्टी जो है उनकी खुली है। पीछे का वस्त्र जो है वो दोनों टांगों को ढकता है। धड़ का भाग भारीपन उसके भारी औजारों की दृष्टि में गोचर होता है। उसके भारी उरोजों में दृष्टि गोचर होता है। मौर्यकालीन स्तूप प्रतिमाओं के निर्माण से जुड़े तथ्य। मौर्यकालीन स्तूप जो हैं उनकी प्रतिमाओं के निर्माण से जुड़े तथ्य। ये परवर्ती शताब्दी के स्तूप में और बहुत सी सुविधाएं जोड़ दी गई, जैसे कि प्रतिमाओं से अलंकृत घिरे हुए परिक्रमा पथ। परवर्ती शताब्दी के स्तूपों में और बहुत सी सुविधाएं जोड़ दी गई, जैसे कि प्रतिमाओं से अलंकृत घिरे हुए परिक्रमा पथ। ऐसे अनेक स्तूप भी हैं जिनका निर्माण मूल रूप से तो पहले किया गया था, पर आगे चलकर दूसरी शताब्दी में उनमें कुछ और नए निर्माण जोड़ दिए गए। स्तूप में एक बेलनाकार ढोल, एक वृत्ताकार अंडा और
चोटी पर एक हर्मिक और छत्र होता है। स्तूप में एक बेलनाकार होल, एक वृत्ताकार अंडा, एक बेलनाकार ढोल। स्तूप में एक बेलनाकार ढोल होता है, एक वृत्ताकार अंडा और चोटी पर एक हर्मिक और छत्र होता है। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक बुद्ध की प्रतिमाओं या आकृतियों के दर्शन नहीं होते। बुद्ध के प्रतीक जैसे कि पथ चिन्ह स्तूपों, चक्र, कमल, सिंहासन आदि के रूप में दर्शाया गया है। मौर्यकालीन समय पूजा आराधना की पद्धति रखी थी। मौर्यकालीन समय में पूजा आराधना की पद्धति सरल थी। पूजा आराधना की पद्धति कैसी थी? सरल थी। कभी कभी उनके जीवन की घटनाओं को चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता था। बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, पर उनमें से अक्सर बुद्ध के जन्म, गृहत्याग, ज्ञान, बुद्धत्व प्राप्ति, धर्मचक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण यानी कि जन्म चक्र से मुक्ति की घटनाओं को ही अक्सर चिन्हित किया गया है। जिन जातक कथाओं का अवसर अनेक स्थान पर बार बार चित्रण दर्शाया गया है, वे मुख्य रूप से छंदत जातक, विदुखंडित जातक या रुरु जातक, सिबी जातक, वेशांतर जातक और शम जातक से है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लेसन नंबर 4 भारतीय कला और स्थापत्य कला में मौर्योत्तर कालीन जो प्रवृत्तियाँ हैं। ईसा पूर्व शताब्दी के बाद अनेक शासकों ने विशाल मौर्य साम्राज्य में अलग अलग हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित किया। उत्तर भारत में और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में ये पहले तो इसमें शुंग और कण्व व कुषाण, दूसरा है गुप्त शासकों ने अपना आधिपत्य जमाया। दक्षिणी तथा पश्चिमी भारत में सातवाहनों ने, इक्ष्वाकुओं ने, अभीरों ने और वाकाटकों ने अपना वर्चस्व स्थापित किया। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में सनातन धर्म के दो मुख्य संप्रदाय का उदय हुआ, वैष्णव और शैव धर्म। मूर्तिकला के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण यानी कि नमूने भी पाए जाने वाले स्थान भी मिले, जैसे कि विदिशा, भरहुत ये मध्य प्रदेश में है। विदिशा एक पहला, भरहुत ये मध्य प्रदेश में, बोध गया बिहार में, जगत्यपेट ये आंध्र प्रदेश में, मथुरा उत्तर प्रदेश में, खंडगिरी उदयगिरी उड़ीसा में, भज पुणे के निकट, पावरी नागपुर के निकट महाराष्ट्र में भी पाए गए। ये मूर्तिकला के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण नमूने पाए गए इन स्थानों पर। अब देखते हैं हम भरहुत में पाई गई मूर्तियों की विशेषताएं। भरहुत में क्या क्या मूर्तियां मिली? भरहुत में पाई गई मूर्तियां मौर्यकालीन यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाओं की तरह दीर्घाकार लंबी हैं। सेकंड, प्रतिमाओं के आयतन के निर्माण में कम उभार लेकिन रैखिकता का ध्यान रखा गया है। कम उभार लेकिन रैखिकता का ध्यान रखा गया है। थर्ड, भरहुत में आख्यान फलक अपेक्षाकृत कम पात्रों में दिखाए गए हैं, लेकिन जो जो समय आगे बढ़ता है, कहानी के मुख्य पात्रों के अलावा अन्य पात्र भी चित्र की परिधि में प्रकट होने लगते हैं। फोर्थ, मूर्तिकारों द्वारा उपलब्ध स्थान का अधिकतम उपयोग किया गया है। फिफ्थ, शरीर ज़्यादातर बड़ा तथा तना हुआ दिखाई पड़ता है और भुजाएं व पैर शरीर के साथ साथ चिपके हुए दिखाई पड़ते हैं। आगे चलकर ऐसी दृश्य प्रस्तुति में संशोधन कर दिया गया। आकृतियों का उत्कीर्णन गहरा होने लगा और आयतन बढ़ गया, जिससे मनुष्य तथा जानवरों के शरीर का प्रतिरूपण असली जैसा होने लगा। 6, जातक कथाओं को बड़े सरल तरीके से दिखाया जाता है। जातक कथाओं को बड़े सरल तरीके से दिखाया जाता है। जातक कथाएं स्तूपों को अलंकृत करने के लिए उपयोग में लाई गई हैं। 7, भरहुत, बोध गया, सांची स्तूप और जगत्यपेट में पाई गई मूर्तियां इस शैली के अच्छे उदाहरण हैं।
भरहुत में पाई गई कुछ मूर्तियाँ आज भारतीय संग्रहालय यानी कि कोलकाता में सुरक्षित देखी जा सकती हैं। 9th है, दूसरी शताब्दियों की सभी पुरुष प्रतिमाओं में केश सज्जा को गुथे हुए दिखाया गया है। केश सज्जा को गुथे हुए दिखाया गया है। 10th है, कला शिल्पी अपनी चित्रात्मक भाषा के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से अपनी कहानियाँ कहते थे। सांची का स्तूप की विशेषताएं देखते हैं। यहाँ पे मूर्तिकला के विकास के अगले चरण को सांची का स्तूप एक मथुरा और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के वैगी स्थान पर पाई जाने वाली मूर्तियों में देखा जा सकता है। सांची के स्तूप फर्स्ट में ऊपर और नीचे दो प्रदक्षिणा पथ हैं। सेकंड है इसके जो है इसके घर तोरण है। इसके घर जो है वो तोरण है जो सुंदरता से सजे हुए हैं। इन तोरणों पर बुद्ध के जीवन की घटनाएं और जातक कथाओं के अनेक प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है। फोर्थ है, प्रतिमाओं का संयोजन अधिक उभारदार और संपूर्ण अंतराल में भरा हुआ है। फिफ्थ है, प्रतिमाओं का संयोजन हाव भाव व शारीरिक मुद्राओं का प्रस्तुतिकरण स्वाभाविक है और शरीर के अंग प्रत्यंग में कोई कठोरता नहीं दिखाई देती है। 6 है, सिर काफ़ी उठे हुए हैं, बाहरी रेखाओं की कठोरता अनम्रता कम की हो गई है। 7th है, आकृतियों को गति दे दी गई है, आख्यान में विस्तार आ गया है। 8th है, कुछ ऐतिहासिक आख्यानों जैसे कि कुशीनगर को घेराबंदी, बुद्ध का कपिलवस्तु भ्रमण, अशोक द्वारा रामग्राम स्तूप के दर्शन आदि को पर्याप्त विस्तार के साथ प्रस्तुत किया गया है। 9th है, मथुरा में पाई गई इस कला की प्रतिमाओं में भी ऐसी ही विशेषता पाई जाती थी। 10th है, स्वप्न प्रसंग का प्रस्तुतिकरण महारानी को लेटी अवस्था में और ऊपर से उभरते हुए हाथी के चित्र द्वारा बहुत ही सरल तरीके से किया गया है। मथुरा, सारनाथ एवं गांधार ईसा की पहली शताब्दी और उसके बाद उत्तर भारत में गांधार जो कि अब पाकिस्तान में है वह मथुरा दक्षिणी भारत में वैगी आंध्र प्रदेश में ये कला उत्पादन में महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। सेकंड, मथुरा और गांधार में बुद्ध के प्रतीकात्मक रूप को मानव रूप मिल गया। थर्ड, गांधार की मूर्तिकला की परंपरा में बैक्टीरिया, पार्थिया और स्वयं गांधार की स्थानीय परंपरा का संगम हो गया। फोर्थ है, मथुरा की मूर्तिकला की स्थानीय परंपरा इतनी प्रबल हो गई कि वह उत्तरी भारत के अन्य भागों में भी फैल गई। इसका उदाहरण है पंजाब में संगोल स्थल पर पाई गई स्तूप की मूर्तियाँ। फिफ्थ, मथुरा में बुद्ध की प्रतिमाएं यक्षों की आरंभिक मूर्तियाँ जैसी बनी हैं, लेकिन गांधार में पाई गई बुद्ध की प्रतिमाओं में यूनानी शैली की विशेषता पाई जाती है। मथुरा में आंशिक जैन तीर्थकर और सम्राट विशेषकर कनिष्क के बिना सिर वाली मूर्तियाँ एवं चित्र भी पाए गए हैं। वैष्णव प्रतिमाओं की विशेषताएं। वैष्णव प्रतिमाएं मुख्य रूप से विष्णु और उनके विभिन्न रूप की प्रतिमाएं मुख्य रूप से मथुरा में पाई गई हैं। चेहरे गोल हैं और उन पर मुस्कान दर्शाई गई है। थर्ड है, मूर्ति का आयतन कम एवं हल्की है। फोर्थ है, मांसलता दिखाई गई है। फिफ्थ है, शरीर के वस्त्र स्पष्ट दृष्टिगोचर हैं। दक्षिणी भारतीय बौद्ध स्मारक। आंध्र प्रदेश के वैगी क्षेत्र में अनेक स्तूप स्थल हैं जैसे जगत्यपेट, भैमरावती, भट्टी प्लोरुलो, नागार्जुन कोंडा, गोली आदि ये दक्षिणी भारतीय बौद्ध स्मारक हैं। गोबुंदी स्तूप का डांग है। उभारदार स्तूप प्रतिमाओं के
गैकों से ढका है। उभारदार स्तूप प्रतिमाओं के गैकों से ढका है। बुद्ध के जीवन की घटनाएं और जातक कथाओं के प्रसंग चित्रित हैं। तीसरा, बुद्ध के जीवन की घटनाएं और जातक कथाओं के प्रसंग चित्रित हैं। पश्चिमी भारतीय गुफाएं। फर्स्ट है इसमें, पश्चिमी भारत में बहुत सी गुफाएं हैं जो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी और उनके बाद निर्मित की गई हैं। सेकंड, वास्तुकला के मुख्यतः 3 रूप मिलते हैं। फर्स्ट, गजपृष्ठीय मेहराबी छत। दूसरा है राजपृष्ठीय मेहराबी छत वाले स्तंभहीन कक्ष। तीसरा है सपाट छत वाले चतुष्कोणीय कक्ष। चैत्य के विशाल कक्ष में अर्धवृत्ताकार चैत्य चाप मेहराब की प्रधानता होती थी। फोर्थ, सामने का हिस्सा खुला होता था। फिफ्थ, सभी चैत्य गुफाओं में पीछे की ओर स्तूप निर्माण होता था। सिक्स है, बिहार में सभी गुफा स्थलों पर खोदे गए हैं। बिहार में सभी गुफाएं स्थलों पर खोदे गए हैं। अब अजंता की बात करते हैं। सबसे प्रसिद्ध गुफा अजंता है। सेकंड, महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता में 26 गुफाएं हैं। इनमें 4 गुफाएं चैत्य गुफाएं हैं। फिफ्थ, अजंता गुफाएं एवं शिलालेख में तिथि उल्लेख नहीं है। इसकी विशेषता है, चैत्य गुफाएं विस्तृत रूप से उत्कीर्ण की गई हैं। सेकंड, बुद्ध की अनेक प्रतिमाओं को उकेरा गया है। थर्ड, गुफाओं का मोहरा बुद्ध और बोधिसत्व की आकृतियों से सजाया गया है। फोर्थ, बुद्ध की अनेक प्रतिमाओं को उकेरा गया है और उनमें से सबसे बड़ी प्रतिमाएं महापरिनिर्माण की है। उनमें से जो सबसे बड़ी प्रतिमाएं हैं वो महापरिनिर्माण की है। फिफ्थ, भौगोलिक स्थान के अनुसार घटनाओं में समूहबद्ध किया गया है। सिक्स है, गुफा की मूर्तियों के समान भारीपन नहीं है। गुफा की मूर्तियों के समान भारीपन नहीं है। सेवेंथ, आकृतियों के घुमाव लघात्मक हैं। आकृतियों के घुमाव जो हैं वो लघात्मक हैं। रेखाएं जोरदार और शक्तिशाली हैं। नाइन्थ, आकृति जो संयोजनों में विशिष्ट चमक देने का प्रयास किया गया है। आकृतीय संयोजन में विशिष्ट चमक देने का प्रयास किया गया है। टेंथ है, कुछ प्रतिमाओं के निरूपण में विदर्भ की मूर्तिकला का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। कुछ प्रतिमाओं के निरूपण में विदर्भ की मूर्तिकला का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। एलोरा औरंगाबाद जिले में एक अन्य महत्वपूर्ण गुफा स्थल है, वो है एलोरा। इसकी विशेषता है एलोरा की, यह अजंता से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एलोरा और औरंगाबाद की गुफाएं 2 धर्म के अंतर को दर्शाती हैं। थर्ड, गुफाओं पर प्लास्टर एवं रोगन है। फोर्थ, कई गुफाएं शैव धर्म को समर्पित हैं। फिफ्थ, ये गुफाएं प्राकृतिक नहीं हैं अपितु चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। एलिफेंटा, इसकी विशेषता है शैव धर्म से संबंधित है। एलिफेंटा की गुफाओं पर कुछ खिलौने के चित्र उकेरे गए हैं। थर्ड है, विश्वास के आधार पर कष्टों तथा पीड़ाओं के निवारण के लिए बनाई गई लघु मूर्तियां हैं। फोर्थ है, एलोरा की समकालीन है। फिफ्थ है, प्रतिमाओं में शरीर का पतलापन दृष्टिगोचर होता है। अब देखते हैं हम पूर्वी भारत की गुफाएं की परंपरा। फर्स्ट, पश्चिमी भारत के समान पूर्वी भारत में भी विशेषकर आंध्र प्रदेश में और ओडिशा के तटीय क्षेत्र में बौद्ध गुफाओं का निर्माण हुआ। आंध्र प्रदेश में एलूरू जिले में स्थित गुट्टापल्ली इसमें एक प्रमुख स्थल है। थर्ड है, पश्चिमी भारत की अन्य गुफाओं की तुलना में ये गुफाएं छोटी हैं। फोर्थ है, उड़ीसा में भी चट्टान काट के गुफा बनाने की परंपरा रही है। फिफ्थ है, कुछ गुफाओं को बड़ी चट्टानों में पशु का आकार देकर बनाया गया है। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 5। इसमें परवर्ती भित्ति चित्रण परंपराएं देखेंगे हम। यहाँ पे बादामी है, ये कर्नाटक राज्य में स्थित बादामी है। यह चालुक्य वंश के आंतरिक राजाओं की राजधानी थी। बादामी चालुक्य वंश के आंतरिक
चालुक्य वंश के आरंभिक राजाओं की राजधानी थी बादामी। चालुक्य नरेश मंगलेश ने बादामी गुफाओं की खुदाई का संरक्षण किया। थर्ड है, आमतौर पर विष्णु गुफा नाम से जाना जाता है। ये बादामी आमतौर पर विष्णु गुफा के नाम से जानी जाती है। इसकी विशेषताएं, गुफा के चित्र में राजमहल के दृश्य चित्रित हैं। गुफा के चित्रों में राजमहल के दृश्य चित्रित हैं। दृश्य फलक के कोने की ओर इंद्र और उसके परिकरों की आकृतियां हैं। दृश्य फलक के कोने की ओर इंद्र और उसके परिवारों की आकृतियां हैं। थर्ड है, लयबंध रेखाओं का प्रवाह है। फोर्थ है, आँखों की गर्तिका बड़े होठ नुकीले दिखाए गए हैं। चेहरे उभरे हुए एवं सुंदर हैं। पल्लव, पांड्य और चोल राजाओं के शासन काल में भित्ति चित्र। इसमें महेंद्र वर्धन प्रथम द्वारा पनामलई मंडगपट्ट कांचीपुरम तमिलनाडु में मंदिरों का निर्माण करवाया। सेकंड, चित्रों के चेहरे गोल और ललियपूर्ण होते थे। चित्रों में अलंकरण की मात्रा अधिक थी। बरामदे में खंभों पर नाचती परियों की आकृति देखी जा सकती है। आकृतियों की बाहरी रेखाएं दृढ़ता के साथ खींची गई हैं। 6 है, पृष्ठभूमि हल्की लाल रंग से चित्रित की गई है। 7 है, चित्रकारी दो परतों में होती थी। 8 है, आँखें बड़ी बड़ी और लटकी हुई प्रतीत होती थी। देवालय के संकीर्ण परिक्रमा पथ की दीवारों पर चित्र अंकित किए जाते थे। 10th है, चित्रों में भगवान शिव के रूपों को दर्शाया गया था। अब यहाँ पे ये है विजयनगर के भित्ति चित्र देखेंगे। इसकी विशेषताएं हैं, बृहदेश्वर मंदिर के चित्रों में कलाकारों की शैलीगत परिपक्वता दृष्टिगोचर होती थी। सेकंड है, लहरीदार सुंदर रेखाओं का प्रभाव पाया जाता है। थर्ड है, अंग प्रत्यंगों में लचक एवं परिपक्वता प्रदर्शित होती है। फोर्थ है, हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर में मंडप की भीतरी छत पर अनेक चित्र बने हुए मिलते हैं। 5th, रामायण महाभारत के प्रसंगों को दर्शाता है। 6th, विष्णु के अवतारों को भी चित्रित किया गया है। 7th, आकृतियों में पार्श्व चित्र और चेहरे दिखाए गए हैं। 8th, रेखाएं सरल एवं निश्चल दिखाई गई हैं। 9th, संयोजन सरल रेखीय उपखंडों में प्रकट होता है। 10, कृष्ण लीला की कथाएं चित्रित की गई हैं। 11, आरंभिक चित्रों में वर्धमान महावीर के जीवन के संदर्भ का चित्रण किया गया है। 12, शिव को भिक्षाटन एवं विष्णु को मोहिनी रूप में दिखाया गया है। 13 है, चित्रों में कलाकारों में भरने की चेष्टा की गई है। चित्रों में कलाकारों में भरने की चेष्टा की गई है। 14 है, पुरुषों की आकृतियों में अधिकांशतः कमर पतली दिखाई गई है। 15 है, आकृतियों के पार्श्व चित्र अधिकतर समतल पृष्ठभूमि पर दर्शाए गए हैं। केरल के भित्ति चित्र, अभी हमने देखा यहाँ पे विजयनगर के भित्ति चित्र, और अब हम देखते हैं केरल के भित्ति चित्र। केरल के भित्ति चित्र की विशेषताएं हैं। केरल भित्ति चित्रों में कंपनशील और चमकदार रंगों का प्रयोग होता था। मानव आकृतियों को त्रिआयामी रूप में प्रस्तुत किया गया। 3rd है, चित्र अधिकांशतः हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित होते थे। केरल के भित्ति चित्रों में 3 महल भी शामिल हैं। एक है पुंडरीकपुरम का कृष्ण मंदिर। 2nd है पनायनर
काबू, पनाय नर काबू। सेकंड है पनाय नर काबू। थर्ड है त्रिकोंडिथानम, त्रिपर्यार का श्री राम मंदिर। त्रिशूर का वंडक्कुनाथन मंदिर। भित्ति चित्रों के कुछ परंपरागत उदाहरण। राजस्थान और गुजरात में कुछ भागों में प्रचलित पिठोरों। उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र में मिथिला भित्ति चित्र। उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र में मिथिला भित्ति चित्र। थर्ड है महाराष्ट्र में वर्ली, उड़ीसा या बंगाल, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ के किसी भी गांव में दीवारों की साधारण सजावट। महाराष्ट्र में वर्ली, उड़ीसा या बंगाल, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ के किसी भी गांव में दीवारों की साधारण सजावट। चैप्टर 6 देखेंगे मंदिर स्थापत्य और मूर्तियाँ। इसमें मंदिर स्थापत्य और मूर्तियाँ देखेंगे हम। इसमें प्राचीन मंदिर की विशेषताएं। हर मंदिर में एक प्रधान या अधिक अधिष्ठाना देवता की मूर्ति होती थी। मंदिर के पूजा गृह 3 प्रकार के होते थे। संघर किस्म जिसमें प्रदक्षिणा पथ होता था। निरंतर किस्म इसमें प्रदक्षिणा पथ रहित है। निरंतर किस्म इसमें प्रदक्षिणा पथ रहित है। एक थर्ड है सर्वतोभद इसमें सभी तरह से प्रवेश किया जाता था। इसमें सभी तरह से प्रवेश किया जा सकता था। ये मंदिरों में पूजा गृह 3 प्रकार के थे। ये संघर किस्म, निरंतर किस्म, सर्वतोभद। संघर किस्म जिसमें प्रदक्षिणा पथ होता था और निरंतर किस्म इसमें प्रदक्षिणा पथ रहित है। ये इस तरह से। थर्ड देखते हैं साधारण श्रेणी की जिसमें बरामदा बड़ा, मंडप कक्ष, पीछे पूजा गृह होता था। बरामदा बड़ा, फिर मंडप कक्ष, पीछे पूजा गृह होता था। हिंदू मंदिर का मूल रूप गर्भगृह, जो प्रारंभिक मंदिरों में एक छोटा सा प्रकोष्ठ होता था, प्रवेश के लिए छोटा द्वार। सेकंड, मुख्य अधिष्ठाता देवता की मूर्ति स्थापित की जाती थी। थर्ड, अधिकांशतः पूजा पाठ यही संपन्न होता था। सेकंड है मंडप में मंदिर का प्रवेश कक्ष जो काफ़ी बड़ा होता था। सेकंड, भक्तगण बैठने का स्थान होता था वहाँ। मंडप की छत आमतौर पर खम्भों पर टिकी रहती थी। फोर्थ, वाहन देवता की सवारी थी। भारत में मंदिरों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है भारत में। उत्तर भारत की नागर शैली, दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली। उत्तर भारत की नागर और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली। मूर्तिकला, मूर्ति विद्या और अलंकरण देखते हैं। मूर्तिकला, मूर्ति विद्या और अलंकरण देखते हैं। देवी देवताओं की मूर्तियों का अध्ययन कला इतिहास की अलग शाखा में आता है, जिसे मूर्ति विद्या कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे अब उत्तर भारतीय मंदिर शैली। उत्तर भारतीय मंदिर शैली संपूर्ण मंदिर एक विशाल चबूतरे वेदी पर बनाया जाता है। कोई 4 दीवार या दरवाजे नहीं होते थे। थर्ड, मंदिरों के कई शिखर होने लगे। फोर्थ, मंदिर का गर्भगृह हमेशा ऊंचे शिखर के एकदम नीचे बनाया जाता था। फिफ्थ, मंदिर के शिखर उप श्रेणियों में विभाजित होते थे। 6 है, वल्लभी श्रेणी के वर्गाकार मंदिर में मेहराब छतों का निर्माण होता था। वल्लभी श्रेणी के वर्गाकार मंदिरों में मेहराब श्रेणी का निर्माण होता था। 7 है, नागर में एक दूसरा प्रमुख वस्तु रूप है जो चमसाना किस्म के भवन में है। 8 में मेहराबी कक्ष का किनारा गोल होता था। 9 में रेखा प्रसाद सीधे उठे गुंबद की तरह नहीं दिखते थे। थर्ड,
फमसाना की छतें ढलवा होती थी। फमसाना की छतें ढलवा होती थी। फमसाना की छतें ढलवा होती थी। नागर में 7th देखते हैं दोबारा से। नागर में एक दूसरा प्रमुख वस्तु रूप है फमसाना किस्म के भवन। अब देखते हैं मध्य भारत। मध्य भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और राजस्थान के प्राचीन मंदिर में अनेक समानताएं पाई जाती हैं। ये सभी मंदिर बलुआ पत्थर के बने होते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्राचीन मंदिर में अनेक समानता पाई जाती हैं। ये सभी मंदिर जो हैं बलुआ पत्थर के बने होते हैं। सेकंड, साधारण किस्म के आइबरहीन मंदिर हैं। कैसे हैं? साधारण किस्म के आइबरहीन मंदिर हैं। इनमें एक छोटा मंडप होता है जो चारों खम्भों पर टिका होता है। छोटा मंदिर। यह मंडप एक साधारण वर्गाकार मुख मंडप पोर्च सा होता है और उसके आगे एक छोटा सा कक्ष होता है। ऐसे 2 मंदिर आज बचे हुए हैं। पहला उदयगिरी में, दूसरा सांची के स्तूप के निकट स्थित है। मंदिर अधिकतर पंचायतन वास्तुकला में निर्मित हैं। पंचायत शैली। मुख्य देवालय को एक वर्गाकार वेदी पर बनाया जाता है और 4 कोनों में 4 छोटे सहायक देवालय को एक वर्गाकार वेदी पर बनाया जाता है और 4 कोनों में 4 छोटे सहायक देवालय बनाए जाते हैं। ये पंचायत शैली होती है। पश्चिममुखी मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत भव्य है। इसके बाएं कोने पर गंगा और दाएं कोने पर यमुना है। इसमें विष्णु के अनेक रूप प्रस्तुत किए गए हैं। इसके कारण लोगों को लगा ये दशावतार का रूप है। 9th, मंदिर की दीवारों पर विष्णु की 3 उभद्रतियाँ उभरी हुई हैं। 10th है, दक्षिणी दीवार पर शेष शयन, पूर्वी दीवार पर नर नारायण और पश्चिमी दीवार पर गजेंद्र मोक्ष का दृश्य चित्रित है। 11th, इन उद्धृतियों की स्थिति से यह पता चलता है इन उद्धृतियों की स्थिति से यह पता चलता है कि इस मंदिर में परिक्रमा दक्षिण से पश्चिम की ओर की जाती है, जबकि आजकल प्रदक्षिणा दक्षिणावर्ती क्लॉकवाइज की जाती है। परिक्रमा जो होती है वो दक्षिणावर्ती क्लॉकवाइज की जाती है। 12 में देखेंगे, यह मंदिर पश्चिमामुखी है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अधिकांशतः मंदिरों का मुख पूर्व या उत्तर की ओर होता है। 3rd देखेंगे, कालांतर में अनेक छोटे छोटे आकार के मंदिर बनाए गए हैं। 14 देखेंगे, वैष्णव के रूप में अगर इस चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित खजुराहो के मंदिर का अध्ययन करें जो देवगढ़ के मंदिर से लगभग 400 वर्ष बाद 10वीं शताब्दी में बनाए गए थे, तो पाएंगे कि मंदिर वास्तुकला की नागर शैली और रूप में नाटकीय रूप से कितना अधिक विकास हो गया है। 15 देखेंगे, खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर विष्णु को समर्पित है। 16 देखेंगे, नागर शैली में निर्मित यह मंदिर एक ऊंची वेदी प्लेटफॉर्म पर स्थित है और उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। 17 देखेंगे, इनके कोनों पर 4 छोटे देवालय बने हैं और इसके गगनचुंबी शिखर पिरामिड की तरह सीधे आकाश में खड़े हुए उसके उपग्रह पठान को प्रदर्शित कर रहे हैं। 18 देखेंगे, मंदिर शिखर के अंत में एक नालीदार चक्रिका तश्तरी है जिसे आमलक कहा जाता है और उस पर एक कलश स्थापित है। 19 देखेंगे, मंदिर में आगे निकले हुए बारजे और बरामदे हैं आगे निकले हुए। खजुराहो स्थित कुंदलिया महादेव मंदिर का निर्माण भारतीय मंदिर स्थापत्य कला की शैली की पराकाष्ठा है।
21 में देखेंगे तो इस विशाल मंदिर के स्थापत्य एवं मूर्तिकला में मध्यकालीन भारतीय मंदिर निर्माण के वे सभी लक्षण विद्यमान हैं जिसके लिए मध्य भारत की स्थापत्य कला की श्रेष्ठता जानी जाती थी।